केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि हादसे में शामिल आर्यन कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। 7 मृतक में से 4 की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 की पहचान डीएनए रिपोर्ट आने के बाद होगी। डीजीसीए की गाइडलाइंस ने सख्त पालन के निर्देश दिए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। देखिए, कल हम सभी भली भांति विदित हैं कि कल प्रातः 5:15 से 5:30 के बीच में एक बहुत ही दुखद घटना हुई केदारनाथ जी में, जिसमें कि आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर पायलट समेत कुल 7 लोग थे, जिसमें 4 वयस्क, एक बच्चा, एक बीकेटीसी का कर्मचारी और स्वयं पायलट मिस्टर चौहान थे। इन्होंने गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये जानकारी प्राप्त हुई कि गौरीकुंड के जो बुग्याल है वहाँ पर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दूरभाष के माध्यम से दी। चूँकि ये 7 किलोमीटर का पूरा ट्रैक रूट है और फिर हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और लोकल पुलिस की टीम गई, लेकिन उस सभी 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनके शव को सब लाया गया यहाँ रुद्रप्रयाग में और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें केवल अभी तक 4 शवों का ही आइडेंटिफिकेशन हो पाया था। बाकी जो भी डीएनए सैंपलिंग वगैरह के जरिए होना है वो किया जाएगा। इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री ने, प्रदेश सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और यस्टरडे एंड टुडे, आज की तारीख तक भी सभी हेली सर्विसेज सस्पेंडेड चल रही हैं। आर्यन कंपनी का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया। उनके विरुद्ध कल एफआईआर भी दर्ज हुई है भारतीय न्याय संहिता के तहत और वायुयान अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हुई है। आर्यन कंपनी की ओर से भी जो लोग मृतक हुए थे उनको 5-5 लाख रुपए तात्कालिक धनराशि देने की घोषणा की गई थी और एज पर जो उनके रूल्स होते हैं, हमारे जो इंश्योरेंस होता है वो तो अलग से प्राप्त होगा ही होगा। कुल मिलाकर इस पूरी घटना से हम सब काफ़ी विचलित हैं और यात्रियों की जो भी उत्तराखंड में आते हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड वन विभाग के लिहाज से अच्छी खबर है। इस बार वन विभाग को आग की घटनाओं से ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि इस साल प्रदेश के जंगलों में 216 आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे 234 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि पिछले साल 224 की तुलना में 1276 वनाग्नि की घटना सामने आई, जिससे 1771.67 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 2012 से लेकर 2025 तक 14 सालों में आग की सबसे कम घटनाएं 2020 में देखने को मिली थी। 2020 में आग की 135 घटनाएं सामने आईं, जिससे 172.69 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई। 14 सालों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र 2018 में प्रभावित हुआ। 2018 में 2150 आग की घटनाएं दर्ज की गई, जिससे 4480.04 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई। इस बार वनाग्नि सत्र 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक गतिमान रहा और इसमें जो है टोटल 216 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि प्रभावित क्षेत्रफल 234 हेक्टेयर है। इसमें गढ़वाल जोन की हम बात करें तो गढ़वाल जोन में 120 घटनाएं हुई हैं और कुमाऊं मंडल में 76 घटनाएं हुई हैं। 20 घटनाएं जो हैं वन्य जीव का जो हमारा एक क्षेत्र है उनमें एरियाज़ में हुई हैं। तो पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल इसी अवधि में 1238 घटनाएं हुई थी और प्रभावित क्षेत्रफल 1705 हेक्टेयर था। तो अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखते हैं तो लगभग जो है इस बार की घटनाएं 1/6 हुई हैं और इसका मुख्य कारण रहा है कि वनाग्नि प्रबंधन जो है कुशलतापूर्वक संपादित किया गया इस बार और वनाग्नि सत्र शुरू होने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी वृहद स्तर पे की गई। चाहे उसमें एक हमने कम्युनिटी सेंट्रिक जो है मॉक एक्सरसाइज भी कराई 13 फरवरी को, जिसमें कि एनडीएमए के सहयोग से और 16 साइट्स पर 6 जिलों में, संवेदनशील जिलों में ये मॉक अभ्यास किया गया था। तो मॉक अभ्यास से जो है जो हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो है उनको एक बार सेंसिटाइज हुए वो लोग
और उनके अधिकारी कर्मचारियों का भी आवश्यकता अनुसार जो है सहयोग लिया गया वनाग्नि सत्र में। दूसरा, इस बार जागरूकता अभियान काफ़ी वृहद स्तर पर चलाया गया। कुल हमने पूरे सत्र के दौरान और सत्र से पहले भी करीब 5,500 छोटे छोटे जागरूकता शिविर इस तरह से लगाए थे। कुछ कार्यशालाएं की थी जिसमें कि स्थानीय ग्रामीणों को वनाग्नि की रोकथाम हेतु उनको अपील भी की गई थी, उनका सहयोग की अपील की गई थी और उनका सहयोग भी जो है इस बार बखूबी मिला है। और तीसरा कारण मैं समझता हूँ कि जो हमारा ये चीड़ पिरूल एकत्रीकरण की जो दर है वो 3 रुपये से बढ़ा के 10 रुपये की गई है, तो वो भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था राज्य सरकार द्वारा, जिसके फलस्वरूप जो है पिरूल एकत्रीकरण काफ़ी अधिक मात्रा में इस बार हुआ है। अभी पीछे हम लोगों ने आंकड़ा देखा था तो 18,500 क्विंटल जो है 3 दिन पहले तक हो गया था और निरंतर ये एकत्रीकरण जारी है। और इसी के साथ साथ पिरूल का एकत्रित करके फॉरवर्ड लिंकेज भी बनाए गए हैं जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स कई जो हैं सम्मिलित हुए हैं, उनके द्वारा पैलेट इकाइयाँ भी खोली गई हैं और उसको रॉ पिरूल को कॉम्पैक्ट करके जो है दूसरे क्षेत्रों में भी जो है वो ले जा रहे हैं, दूसरी फैक्ट्री उसके लिए। और इसी के साथ साथ वनाग्नि रिपोर्टिंग के लिए इस बार जो है एक ऐप विकसित किया गया था। पहले ये ऐप केवल एक प्रभाग में चलता था, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में, लेकिन इस बार सारे के सारे वन प्रभागों में ऐप बेस्ड मैनेजमेंट चला है जिसमें कि सैटेलाइट अलर्ट्स जो हमें मिलते हैं वो त्वरित रूप से जो है संबंधित वन कर्मचारी तक पहुँचे। तो उसको पता चला कि मेरे कार्य क्षेत्र में कौन कौन से अलर्ट हैं जिनका मुझे अटेंड करना है। और साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स हैं, वन पंचायत के सरपंच हैं, कई ग्राम प्रधान हैं, उनको भी जो है इससे जोड़ा गया अलर्ट सिस्टम से। तो उनको भी पता चला कि हमारे यहाँ ये अलर्ट आया है तो हम इस पर कार्रवाई करनी है। और हम लोगों ने इस बार जो है 390 वनाग्नि प्रबंधन समितियों का भी चयन किया गया, विशेष रूप से चीड़ बाहुल्य क्षेत्र में, जिनको कि वनाग्नि प्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई। तो वो भी एक जो है उनका सक्रिय सहयोग जो है हमें वनाग्नि प्रबंधन में मिला। अज्ञात कारणों के चलते फिर एक युवा ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर लिया। 20 वर्षीय मृतक शेखर मिस्त्री रुद्रपुर में अकाउंटेंट का कार्य करता था। मृतक बड़ा भाई दिल्ली में जॉब करता है। मृतक के पिताजी सुब्रोतो मिस्त्री रुद्रपुर सिडकुल में सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करता है। आपको बता दें कि दिनेशपुर क्षेत्र में पिछले 6 महीने के दौरान युवाओं ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। युवाओं का लगातार आत्महत्या करना गंभीर माना जा रहा है। 10:30 बजे के करीब रात को अचानक हमारा लड़का आके देख लिया। बाकी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मौत किस कारण से हुआ। बाकी अस्पताल में ले गया था, उसको वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। फिर पुलिस वालों को हमने घर में बुलाया और उनके कब्जे में लिया और वो पोस्टमार्टम के लिए भेज। देहरादून डोईवाला की जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर खाने पीने की दुकान लगभग पिछले 7 जून से बंद है, जहां यात्रा सीजन में प्रदेश में आ रहे पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि एयरपोर्ट पर जिसको टेंडर जारी किए गए थे उनसे पैसे जमा नहीं किए, जिसके चलते दोबारा टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द ही एयरपोर्ट पर सभी आउटलेट्स सुचारू रूप से खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर 2023 से मनीष टैक्सी सर्विस फॉर्म के नाम से टेंडर जारी किए गए थे। एयरपोर्ट पर खाद्य और पेय पदार्थ के करीब 16 आउटलेट हैं जो टेंडर रद्द होने के चलते पिछले 7 जून से बंद है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि कोर्ट से भी एयरपोर्ट के पक्ष में फैसला आया है। हवाई पैसेंजर की परेशानियों को देखते हुए जल्दी सभी खाने पीने के आउटलेट सुचारू रूप से संचालित किए जाएंगे। एयरपोर्ट पे हमने F&B के लिए मास्टर कंसेशनर अपॉइंट किया था थ्रू टेंडर प्रोसेस। उस एजेंसी ने पैसा देना बंद कर दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जबकि जो उन्होंने आउटलेट दिए थे उनसे वो पैसा ले रहे थे। उनके ऊपर 3.5 करोड़ के लगभग ड्यूज हो गए थे। उनको नोटिस दिए गए पैसा जमा कराने के लिए, उन्होंने पैसा नहीं जमा कराया। तो फर्दर उन्होंने नोटिस दिया गया टर्मिनेशन का। 7 दिन के बाद 6 नाइट तक उनका टाइम पीरियड था, उन्होंने कोई पैसा नहीं जमा किया। इसके लिए वो कोर्ट में भी गए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ से टर्न डाउन कर दिया गया। और हमने इसी बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने के लिए हमने एक टेंडर कॉल कर दिया है।
टेंडर अवार्ड कर दिया है। मीनवाइल हमारे पास में लाउंज फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें पैसेंजर को खाना वगैरह सब मिलता है कार्ड के बेसिस पे और पेमेंट बेसिस पे भी। बट हाँ, निश्चित रूप से जो बहुत सी फैसिलिटी थी वो इमीडिएटली बंद होने से पैसेंजर को प्रॉब्लम तो हो रही है, बट इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। और दूसरा टेंडर हमारा अवार्ड हो चुका है, कल से एजेंसी आ गई और 1-2 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे सारी जगहों से चाय कॉफ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। सर, इसके साथ एयरपोर्ट पे और क्या व्यवस्था है आगे जो और रिटेल की हमारी सारी रिटेल आउटलेट्स हमारे सब सारे चल रहे हैं।